फौजी भूतों की बारात। आज आखिरकार फिर अमावस्या की रात आ ही गई। चलो मेरे बारातियों, गांव से मेरी दुल्हन को लेने। अशोक की बात सुनकर पूरी भूतिया बारात स्टेशन से निकलकर सीधा गांव की तरफ को निकल गई। जोर जोर से अमावस्या की काली रात में ढोल ताशों की आवाज आने लगी। गांव के ही एक परिवार में मीरा नाम की लड़की की एक फौजी लड़के से सगाई हो रही थी। ढोल ताशों की आवाज को सुनकर सभी का दिल घबराने लगा और मीरा अपने होने वाले पति मोहित से बोली, जिसका डर था वही हुआ। मोहित, तुम कहीं छिप जाओ, वो आ गई है। बेटा, तू भी मोहित के साथ ही तो बच जा। मोहित के साथ साथ तेरी भी जान को खतरा है। मीरा के बाप ने मोहित और मीरा दोनों को ही पलंग के नीचे दुबका दिया। कुछ ही देर में भूतिया बारात ने मीरा के दरवाजे पर दस्तक दे दी। ससुर जी, दरवाजा खोलो। बेटी की सगाई नहीं करवानी है, दामाद आ गया है। हे भगवान, इस भूत को कैसे पता चला कि आज मेरी बेटी की सगाई है। देखिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। चाहे जो हो जाए, लेकिन आप दरवाजा मत खोलना। चिंता मत करो, चाहे आज दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलेगा। अभी मीरा के बाप ने ऐसा बोला ही था कि बाहर खड़े हुए भूतिया फौजी दूल्हे अशोक को गुस्सा आ गया और उसने अपने बारातियों को दरवाजा तोड़ने का हुक्म दे दिया। सभी भूतिया बारातियों ने एक ही वार में दरवाजा गिरा दिया और अशोक मीरा के माँ बाप से आकर बोला, गद्दारी अच्छी नहीं है सासू माँ, ससुर जी। अब आपको इस गद्दारी की सजा मिलेगी। अशोक ने इतना बोलकर मीरा के माँ बाप को गला घोट कर मार डाला और उसके बाद उसने मीरा और उसके होने वाले पति मोहित को भी ढूंढ लिया। सुनो, चाहे तुम कोई भूत हो या फिर हैवान, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ और मैं तुम्हें मेरी मीरा का बाल में बांका नहीं करने दूंगा। तू फौजी है? क्यों, है ना? इसीलिए तेरे अंदर इतनी हिम्मत है। ये डोले शोले तो अच्छे हैं, लेकिन मेरे सामने इनका कोई फायदा नहीं है। इस गांव की हर एक लड़की पर बस मेरा हक है। यहाँ की हर लड़की मेरी शिकार है, समझ आया? और फौजी दूल्हों से तो मुझे सख्त नफरत है। ऐसे बोलकर अशोक ने मोहित को अपनी एक बाजू से उठा लिया। छोड़ दो मेरे मोहित को, क्या चाहते हो? अशोक ने मीरा की एक नहीं सुनी और उसने मोहित को मार डाला। उसके बाद उसने मीरा को उठाया और वो उसे अपने भूतिया बारात के साथ रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के अंदर ले गया। कोई नहीं जानता था कि उस रात मीरा के साथ क्या हुआ। अब वो जिंदा भी थी या वो भूत उसे मौत के घाट उतार चुका था, और किसी ने ये जानना भी नहीं चाहा। अगले दिन गांव में बस मीरा के परिवार के बारे में ही बातें हो रही थी। अरे, तुमने मीरा के माँ बाप और उस फौजी लड़के की हालत देखी? कितनी बेरहमी से मारकर गया ना उन बेचारों को। सही कहा, जब भी कोई जवान हमारे गांव आता है तभी ये भूतिया बारात भी आ जाती है। वरना पिछले दिनों कमला जी की बेटी स्वाति की भी तो शादी हुई थी, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भगवान जाने। सारे गांव में यही बातें चल रही थी और मीरा के परिवार की ये खबर गांव के सरपंच तक भी पहुंच गई थी और सरपंच की बेटी इस बात को सुनकर बहुत दुखी थी। भूतिया फौजी की बारात, हे भगवान, अभी कुछ दिनों के बाद तो मुझे लेने के लिए अनिरुद्ध भी आने वाला है। वो भी फौज में ही है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे अनिरुद्ध को कुछ हो जाए। किसके बारे में बात कर रही हो नेहा? बाबा कुछ नहीं। मैं नहीं जानता कि तुम किससे बात कर रही थी, लेकिन वो लड़का जो भी है उसे अभी के अभी भूल जाओ। यही तुम्हारे और उसके लिए अच्छा होगा। नेहा का बाप, जो कि गांव का सरपंच था, वो उसे ऐसे बोलकर चला गया। नेहा बहुत परेशान थी क्योंकि वो भी एक फौजी लड़के को ही पसंद करती थी। देखते ही देखते एक और अमावस्या की रात आई। गांव के एक संपन्न घर की लड़की कोयल की शादी एक फौजी से तय थी। अमावस्या की रात को फिर से भूतिया फौजी की बारात स्टेशन से निकली और सीधा कोयल के घर गई। मेरी बेटी को कुछ मत करना, छोड़ दो इसे। जब पहले ही इतना हैंडसम दूल्हा शादी को दुल्हन ढूंढ रहा है, तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम किसी और को अपनी बेटियां दो? गांव वालों, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं महाजिद्दी हूँ। तेरी बेटी को तो मैं ले जाकर रहूंगा और तेरे दामाद को मौत के घाट उतारूंगा। ऐसे बोलकर अशोक कोयल को उसके कमरे से ले आया और कोयल के होने वाले पति रौनक को भी उसने ढूंढ लिया। अशोक ने रौनक को ढूंढकर उसे अपने घोड़ों के पैरों में बांध दिया और बंद कर सारे गांव में दौड़ाया। बेचारा रौनक खिचड़ खिचड़ कर मर गया और कोयल को वो भूत अपने स्टेशन पर ही ले गया। हर अमावस्या की रात को यही होता था। बेचारे माँ बाप बस बेबस ये सब कुछ देखते रह जाते थे।
लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अशोक का खात्मा करने की ठान सके। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक रोज सरपंच की बेटी नेहा के पास उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया। नेहा, आज रात को तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं अनिरुद्ध, अभी मत आना। तुम जानते नहीं हो, गांव में एक खतरा मंडरा रहा है। नेहा, तुम्हारे बाबा का खतरा कभी कम नहीं होगा। जो भी हो, मैंने तुमसे शादी करने की खातिर अपनी ड्यूटी से छुट्टी ली है। आज तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही दम लूंगा। अनिरुद्ध, खतरा बाबा का नहीं, खतरा तो कोई और ही है। आज फिर से अमावस्या है, आज या नहीं आना, तुम जानते हो। नेहा ने फोन पर ही अनिरुद्ध को गांव में हो रही घटनाओं के बारे में बताया। समझ गई ना, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन नेहा, मैं आज नहीं तो कल तुम्ही से शादी करूंगा, और अगर मुझे उसके लिए इस अड़चन को भी हटाना पड़े तो मैं इसे भी रास्ते से हटाऊंगा। नहीं नहीं, फोन काट दिया। नेहा ने फिर से कई बार अनिरुद्ध को फोन मिलाना चाहा, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। पता नहीं अब ये क्या करेगा। एक तरफ नेहा ऐसे बोल रही थी तो वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध सीधा एक बाबा के पास पहुंच गया। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं तो उस श्रापित भूतिया बारात का ही किस्सा लेकर आया है बच्चा। जानते हैं तो बाबा कुछ कीजिए, इस तरह तो गांव की हर लड़की और सेना का हर जवान कुंवारा ही मर जाएगा। बच्चा, मैं कुछ कर सकता तो अभी तक कर देता, लेकिन ये हालात मेरे हाथों से भी बाहर है। उस भूतिया फौजी दूल्हे की कहानी बड़ी पेचीदा है। अगर उसे ही कभी अपनी गलती का एहसास हो और वो खुद से ही मुक्त होना चाहे तभी कुछ हो सकता है, वरना मेरी कोई भभूत, कोई जड़ी बूटी किसी काम की नहीं है। जानते हो ऐसा क्यों है? मैं बताता हूँ। अशोक अपनी इंसानी जिंदगी में मोहित, रौनक और अनिरुद्ध की तरह ही एक फौजी था। वो भी अपनी प्रेमिका को लेने आया था, लेकिन लड़का और लड़की दोनों के ही माँ बाप उनके खिलाफ थे। इसीलिए अशोक के माँ बाप ने उसकी प्रेमिका में आग लगा दी। जब राधा जली तब मानो अशोक भी अंदर ही अंदर सुलग रहा था। अशोक के माँ बाप ने बहुत चाहा कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। वो बस तड़पता रहा। उसे अपने पेशे से, गांव के लोगों से नफरत हो गई थी। जब जुदाई का गम ज्यादा हो गया तो उसने आत्महत्या कर ली और ठान लिया कि अब वो बदला लेगा। वो काली अमावस्या की रात गांव की खुशियों की आखिरी रात थी। उस दिन अशोक तो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, और तभी से वो गांव में आता है और हर एक लड़की से उसके प्यार को छीन लेता है। ये हुआ था उसके साथ। खैर ये छोड़ो, ये लो, मैं तुम्हें ये भभूत दे रहा हूं, इसे ले जाओ। अगर तुम अशोक को किसी तरह उसकी गलती बता पाओ और उसे एहसास हो तो तुम ये भभूत उसके ऊपर डाल देना। बाबा की बात को सुनकर अशोक ने वो भभूत की थैली उससे ले ली और वो उसे लेकर गांव आने लगा। गांव आते हुए उसने देखा कि भूतिया फौजी की बारात भी गांव में ही है और नेहा के घर के बाहर नाच रही है। अनिरुद्ध थोड़ा करीब गया तो पता चला कि उसकी प्रेमिका नेहा को अशोक भूत ने पकड़ा हुआ है। वहीं सरपंच भी बेबस सा बैठा हुआ था। मैंने जिस बच्ची को इतने नाजों में रखा, उसे दुनिया की नजर से बचाया, आज वो तेरी वजह से इस भूत के चंगुल में है। अगर आज मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ तो मैं तेरे पूरे खानदान को जिंदा जला दूंगा। सरपंच अनिरुद्ध को देखकर गुस्से में था। हालात अब सभी के काबू से बाहर हो रहे थे। सरपंच के घर में भूत चुड़ैल नाच रहे थे और अशोक बस नेहा को लेकर जा ही रहा था कि तभी अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया और वो अशोक के सामने जाकर खड़ा हुआ। छोड़ दे मेरी पत्नी को। ओहो, तो शिकार खुद चलकर आ गया है, अच्छा है। नहीं नहीं, मेरे अनिरुद्ध को कुछ मत करना। नेहा रोने लगी, लेकिन अशोक पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन तभी अनिरुद्ध बोला, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं अशोक, तुम भी मेरी ही तरह एक जवान थे जो बस अपनी प्रेमिका राधा से शादी करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी कहानी अधूरी रह गई। पर मेरे भाई, उसका मतलब यह तो नहीं है कि तुम ऐसे दूसरे मासूम लोगों की जान लो जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुम ऐसे कब तक लोगों को मारते रहोगे? क्या तुम्हें अपनी प्रेमिका के पास नहीं जाना है? वो तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रही है और तुम होके धरती पर भटक रहे हो। जो कहानियां यहां अधूरी रह जाती हैं वो वहां मुकम्मल होती हैं। क्या तुम ये नहीं जानते? अनिरुद्ध की बात सुनकर अशोक शांत हो गया और उसने नेहा का हाथ छोड़ दिया। मुझे राधा के पास जाना है, मुझे मुक्ति चाहिए। अगर सच में ऐसा चाहते हो तो मुक्ति के बारे में सोचकर यह भभूत अपने ऊपर डाल लो। अशोक ने अनिरुद्ध से वो भभूत लिया और उसे अपने ऊपर डाला। अशोक को अपनी मर्जी से मुक्त होना था,
इसीलिए उसे मुक्ति भी मिल गई। अनिरुद्ध के इस साहस से सरपंच भी खुश हो गया और उसने खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ उसके हाथों में दे दिया। उस दिन के बाद फिर कभी उस गांव में कोई भूत या फौजी की बारात स्टेशन से नहीं निकली और सभी गांव में खुशी खुशी रहने लगे।